नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित चाड़कोर। आज मैं बात करने वाला हूं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरा डीपली एनालाइज करूंगा इंडियन ऑयल को और जानने की कोशिश करूंगा कि करंट मार्केट प्राइस निवेश करने के लायक है या फिर हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। और काफ़ी सारे लोग ये भी पूछते हैं कि ये डिविडेंड तो ठीक ठाक देता है, ये बात सही है, बट इसका स्टॉक प्राइस ग्रो नहीं करता है, तो क्या हमें ऐसे स्टॉक में निवेश करना चाहिए? तो दोस्तों इस तरह के जो आपके सवाल है ये मैं इस वीडियो के माध्यम से सारे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों पहले जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन करता क्या है। तो दोस्तों हम इसे कॉमनली जो है वो इंडियन ऑयल के नाम से भी जानते हैं और ये एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है। और अगर मैं बात करूं इनके हेडक्वार्टर की तो ये है न्यू दिल्ली। अगर मैं बात करूं इनकी स्थापना की तो ये हुई थी 13 जून 1959 को, 60 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। अगर मैं बात करूं इनके बिजनेस की तो ये आप देख सकते हो काफ़ी डिवर्सिफाइड इनका बिजनेस है। अगर मैं बात करूं एग्जैक्टली तो ये आप देख सकते हो इंटीग्रेटेड एनर्जी मेजर विद प्रेजेंस इन ऑलमोस्ट ऑल द स्ट्रीम्स ऑफ ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स एंड अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज। तो दोस्तों इनकी प्रेजेंस आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे जानने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि इंडियन ऑयल जो है वो हमें कंट्री में ही सर्विस देता है, बट दोस्तों ऐसा नहीं है। इनका बिजनेस आपको श्रीलंका में मिलेगा, मॉरिशस में मिलेगा, यूएई में मिलेगा, सिंगापुर, स्वीडन, यूएसए और नीदरलैंड जैसी कंट्रियों में भी इनका बिजनेस आपको मिलेगा। और ये चीज़ दर्शाता है कि इनका जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है और आने वाले समय में ग्रो हो सकता है। उसके बाद एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है, इट इज़ द लार्जेस्ट कमर्शियल ऑयल कंपनी इन द कंट्री, जो डेफिनेटली किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले एक इंसान देखता है कि क्या ये अपने लाइन में लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट है या फिर मीडियम है। तो ये आप डेफिनेटली देख सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, ओवर 32% नेशनल रिफाइनिंग कैपेसिटी एंड 71% डाउन स्ट्रीम सेक्टर पाइपलाइंस थ्रूपुट कैपेसिटी आर विद इंडियन ऑयल। तो दोस्तों आप देख सकते हो 32% नेशनल रिफाइनिंग कैपेसिटी और 71% डाउन स्ट्रीम सेक्टर पाइपलाइंस जो है वो इंडियन ऑयल के साथ हैं, जो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद एक और चीज़ जो गजब की है वो ये है कि इंडियन ऑयल ग्रुप ओन्स एंड ऑपरेट्स 11 ऑफ इंडिया 23 रिफाइनरीज, जो डेफिनेटली ये दर्शाता है कि अगर कहीं पे 10 चीज़ें हैं तो वो 5 चीज़ें ये कंपनी कंट्रोल करती है। मतलब कि आधी रिफाइनरीज जो है वो इस कंपनी के द्वारा, इस ग्रुप के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। उसके बाद ये जानना बहुत ही ज़रूरी रहता है कि कंपनी के पास कितने फ्यूल स्टेशंस हैं। तो मैं आपको बता दूं 27,700 प्लस इनके पास पेट्रोल पंप्स हैं, इंक्लूडिंग 8,000 किसान सेवा केंद्र। तो दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इनका जो बिजनेस है एलपीजी का वो भी आप देख सकते हो लगभग 14.8 करोड़ हाउस होल्ड्स तक इनकी जो है वो रीच है। अगर मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूटर्स की तो 12,000 डिस्ट्रीब्यूटर इनके पास हैं। उसके बाद एक और चीज़ जो बहुत ही अच्छी लगती है इस कंपनी में वो ये है कि इंडियन ऑयल जो है वो दोस्तों एविएशन फ्यूल में 60% मार्केट शेयर रखता है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अभी बात करते हैं इनकी सेल्स की, जो देखना बहुत ही ज़रूरी रहता है। अभी मैं आपको एक एक चीज़ पढ़ा नहीं सकता, वीडियो शायद 25 मिनट या 30 मिनट का हो जाए, इवन इससे भी लंबा हो सकता है अगर आप किसी एक कंपनी में बनाएं, बट मैंने यहाँ पे शॉर्ट रखने की कोशिश की है। तो अगर मैं सेल्स की बात करूँ तो मार्च 18 में आप देख सकते हो 4,21,492 करोड़ था। उसके बाद मार्च 19 में इसने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई और ये आप देख सकते हो 5,28,149 करोड़ हो गया। उसके बाद मैं आपको लेटेस्ट डाटा जो है वो नहीं दिखा सकता क्योंकि Q4 के रिजल्ट जो हैं वो अभी आए नहीं हैं, इसलिए मैं TTM दिखा रहा हूँ आपको, तो ये आप देख लीजिए। TTM में आप देख सकते हो इनकी जो सेल्स हैं वो गिरती हुई दिखी हैं। डेफिनेटली ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये जो डाटा है वो आपको गिरता हुआ दिख रहा है। 4,92,423 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो ये मार्च 18 में था 41,658 करोड़। उसके बाद अगर मैं बात करूं मार्च 19 की तो ये आप देख सकते हो 35,262 करोड़ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अभी की तो ये गिर के हो गया है 30,885 करोड़। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों नेट प्रॉफिट की तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो आप देख सकते हो मार्च
18 में था 22,000 के आसपास, उसके बाद ये हो गया मार्च 19 में 17,000 के आसपास, उसके बाद अभी ये रह गया है मात्र 12,894 करोड़। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। इनका जो लॉस है वो आपको प्रॉफिट जो है वो कम होता हुआ दिख रहा है, डेफिनेटली आपको दिख रहा है, और ये आने वाले समय में और भी कम होगा। आप जानते हो कोविड-19 है। और मैं अभी बात करते हैं इनका जो प्रॉफिट है वो कम क्यों हो रहा है। तो दोस्तों आप जानते हो कि इनका जो प्राइस रहता है वो क्रूड ऑयल पे बहुत ज़्यादा रहता है। इन्वेंट्री पे जो इन्होंने क्वार्टर 3 में जो इन्होंने लॉसेस दिखाए थे, उस कारण से इनका जो प्रॉफिट है वो कम होता हुआ दिखा है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब जब भी आप किसी कंपनी में निवेश करें, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बार विजिट ज़रूर करें। ये आपके साथ मेरी एक रिक्वेस्ट है। उसके बाद अभी बात करते हैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की कि वो कैसा है। तो अभी बात करते हैं प्रमोटर्स की। तो प्रमोटर्स कौन है दोस्तों, इसमें प्रमोटर्स आप अच्छे से जानते हो, ये हैं गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों को, तो गवर्नमेंट के पास 51.5% होल्डिंग है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों FIIs की, यानी कि फाइनेंस जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स होते हैं, इनके पास 7.19% है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स के पास दोस्तों 6.06% है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों इंश्योरेंस कंपनियों की, तो इंश्योरेंस कंपनियों के पास भी लगभग 7.19% ये है। उसके बाद जो बचे हैं वो है दोस्तों अदर्स। तो अदर्स की अगर मैं बात करूं तो ये है 27.91%। तो दोस्तों अभी बात करते हैं इनकी होल्डिंग की। तो दोस्तों प्रमोटर्स जो है वो अपनी होल्डिंग जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं पिछले 3 साल से। इनकी जो होल्डिंग थी, इन्होंने लगभग 5% जो है वो दोस्तों गिराई है। अगर मैं बात करूं पिछले साल मार्च 19 की, तो प्रमोटर्स के पास 52.18% होल्डिंग थी, और अभी ये कम होके हो गई है दोस्तों 51.5। और ये जो डाटा है दोस्तों लेटेस्ट है, ये आपको BSE की वेबसाइट को छोड़ के किसी भी वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। अगर आप मनी कंट्रोल या फिर और कोई वेबसाइट यूज़ करते हैं, तो आपको मेरी वीडियो पे या फिर दोस्तों आपको BSE की वेबसाइट पे ही मिलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ दोस्तों FIIs की, तो इनके पास पहले था दोस्तों मार्च 19 में 7.04%, और अभी ये हो गया है 7.19%। और इनकी होल्डिंग जो है वो अभी बढ़ी है, जो डेफिनेटली अच्छी बात है। जो भी इंसान देखते हैं कि FIIs बढ़ा रहे हैं, फ्री में निवेश करूंगा, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड्स की, तो दोस्तों म्यूचुअल फंड ने जो है वो अपनी होल्डिंग रिड्यूस की है एज कंपेयर टू मार्च 19। 6.43% होल्डिंग थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों इंश्योरेंस कंपनियों की, तो इंश्योरेंस कंपनियों के पास 7.19% थी। सॉरी, मैं आपको करेक्ट कर देता हूं, मैं अपने आप को 7.22% थी, और अभी ये हो गई है 7.19%, जो लगभग कांस्टेंट ये है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों अदर्स की, तो अदर्स में भी लगभग सेम ही है। तो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो डेफिनेटली अच्छा है। अभी हम जो है वो बात करते हैं कि क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बोलूंगा डेफिनेटली आपको निवेश करना चाहिए। इस स्टॉक को आपको अपने हाथ से नहीं जाना देना चाहिए। इसके मैं आपको कारण डेफिनेटली बता देता हूं कि आने वाले समय में 6 से 8 महीने अभी लगेंगे। डेफिनेटली कंपनियां जो है वो लॉस ही प्रॉफिट जो है अपना रिड्यूस दिखाएंगी या फिर लॉस प्रेडिक्ट करेंगी। बट दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आपको करना क्या है। आपको इसमें निवेश जरूर करना है, बट SIP में करें। SIP में करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, बट निवेश जरूर करें। अगर आप सोचते हो ये जो स्टॉक है वो आपको डिविडेंड ही देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये स्टॉक्स जो है वो इतने ज़्यादा पिछले 1-2 साल से पिट चुके हैं कि अभी अगर आप इन प्राइसेस पे इनको लेते हो तो ये बाउंस बैक आपको डेफिनेटली देंगे। अगर आप 2 या 3 साल बाद निवेश करते हो तो डेफिनेटली ये आप बात बोल सकते हो कि ये डिविडेंड ही देते हैं, स्टॉक प्राइस की ग्रोथ नहीं होगी तो हमारा क्या फायदा है। बट जिस प्राइस पे ये स्टॉक्स अभी चल रहे हैं, ये आपको दो फायदे देंगे। एक तो स्टॉक प्राइस ग्रो होगा और आपको डिविडेंड भी मिलेगा। डिविडेंड जो है वो इनका FD से ज्यादा है। तो अगर मैं बात करूं डिविडेंड डील की, तो दोस्तों डिविडेंड डील 7% से भी ज़्यादा है, जो इसको डेफिनेटली अट्रैक्टिव बनाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इनके आने वाले समय की, तो दोस्तों डेफिनेटली ये आपको 5 से 6 महीने जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकता है कोविड-19 की वजह से, बट आने वाले समय में आपको ये अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ाता हुआ डेफिनेटली दिखेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये डिविडेंड स्टॉक है, ये आपको डिविडेंड ज़्यादा देता है। बट दोस्तों मैं आपको बता दूं कि
ये आने वाले समय में आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो मैं आपको एक और चीज़ जो है वो करेक्ट करके बताना चाहता हूँ कि इसका डिविडेंड जो है वो दोस्तों 12.20% है, ना कि 7 पॉइंट समथिंग। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं एक और चीज़ की, तो इसका जो पी है वो मात्र 5.66 चल रहा है। तो जब आप कोई भी स्टॉक पिक करते हो तो डेफिनेटली मैंने रिटेल इन्वेस्टर को देखा है कि वो ये सोचता है कि स्टॉक जो है वो 15 के आसपास पीई पे चल रहा है तो मैं इसको ले लूं। तो दोस्तों ये तो फिर 5.66 पे चल रहा है। अगर मैं बात करूं दोस्तों बुक वैल्यू की, तो ये अपने बुक वैल्यू के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये आपके पास एक अच्छा मौका है और आपको ये जाने नहीं देना चाहिए। अगर मैं बात करूं इसके ROCE की, तो ये है 16.23%। तो डेफिनेटली आपके फेवर में है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपके ही फेवर में है और आपको इसको अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, आपको इसको डेफिनेटली लेना चाहिए। मैंने आपको अच्छी चीज़ें बता दी हैं। हाँ, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है दोस्तों कि इनकी जो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो उस पर भी आप थोड़ा ध्यान ज़रूर रख सकते हैं। बाकी चीज़ें जो इस कंपनी में मेरे को लगी हैं वो बहुत ही अच्छी लगी हैं। एक गवर्नमेंट कंपनी है तो आप अच्छे से जानते हो कुछ भी हो जाए गवर्नमेंट जो है वो डूबने नहीं देती है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।